लक्ष्मण जी, जी सर। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर, आ रही है, आवाज आ रही। साफ आ रही ना? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। मतलब साफ आ रही ना, क्लियर आवाज आ रही ना? यस यस, क्लियर आ रही। मैंने ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा इसलिए कि आवाज क्लियर आए, ब्लूटूथ। बहुत अच्छी आवाज आ रही सर, क्लियर एकदम। मतलब सोनी का है इसलिए अच्छी आ रही है। सब जुड़ गए कि नहीं? सर जोड़ गए हैं अभी। आ गए सर जी। आ गए सर। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर? आवाज आ रहे हैं मेरे? हाँ, अच्छे आपकी अच्छे, आवाज आ आप रही। सब लोग अच्छे होंगे। ओके ओके हाँ ओके हम। ओके। जी 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 जी। हाँ हाँ आपका हाँ। फोटो नहीं आ रहा सर। फोटो एक्चुअली मैं निकला तो हूँ बाहर, ड्राइव। थोड़ा अर्जेंट काम था। अच्छा बाय अच्छा रोड हूँ अभी। अच्छा, हाँ, ड्राइव कर रहे हैं सर आप? ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ। हाँ, जी 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 जी। इसलिए मैं जी फोटो जी जो जी थी बन। हाँ जी जी जी। बिल्कुल सर, आप ड्राइव करें सर, कंसल्टेंट की ड्राइव पे। हाँ हाँ हाँ। आज आज के दोनों लेक्चर बीच में 10 मिनट जी का अंतराल रहता है ना, 5 मिनट का। जी सर, 10 मिनट का रहता है, 10 मिनट का अंतराल। ओके ओके ओके। और 10 मिनट के अंतराल से शुरू कर देते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। लक्ष्मण है ना? जी हाँ सर है। लक्ष्मण जी। हाँ लक्ष्मण, जो हो मीटिंग में लोगों को लेते रहे ना। पिछली बार क्या हुआ था, वो अपना नया लक्ष्मण था ना, वो वो कुछ लोगों को उसको जजमेंट नहीं बैठा ना, कुछ लोग हाँ वेटिंग हाँ लिस्ट हाँ, में रहते थे। नया था इसलिए। हाँ इसलिए हाँ नया था, तो ये सीखना भी जरूरी है सभी लोगों को। हाँ 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 हाँ। तो अपना लेक्चर और स्टेट सर्विसेज का 4 बजे है, हाँ, 4 बजे का सर। यूपीएससी का। 4 बजे का। ओके ओके ओके। और ये पुलिस रिक्रूटमेंट वाली जो टेस्ट है, उसको आज छुट्टी होगी या आ जाएगी लिंक आज भी? वो आज भी दे देंगे ना सर, आएंगे। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है सर। क्योंकि जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि हम जिस तरह से हर जगह पे हर क्षेत्र में प्रयास करते हैं, उसी तरह से आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें जोड़ने की कोशिश करें, जो कि हमें जो अपना जो प्रोग्राम है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। और अभी हम कुछ दिनों के बाद में जो नीट और जेई वाला जो एंट्रेंस है, उसके लिए भी कोई ना कोई प्रोग्राम एक आधा अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो रिजल्ट आया उससे लग रहा है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए और कुछ एक्स्ट्रा करें, जिससे कि उनको जेई नेट एंट्रेंस जो होती है 12th के बाद में, उसमें उनको अच्छा रिजल्ट मिल सके। इसलिए भी एक गाइडेंस के लिए उसका भी प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो हम जो लोग इन ग्रुप में जुड़े हैं और जो लोग रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जोड़ने की कोशिश करें। और आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास में बुक्स परचेस करने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उनको किताबों की ज़रूरत है, तो वो लक्ष्मण के पास में जो जो किताबें चाहिए उनकी लिस्ट भेज दे। हम एक तो उनको रियायत, एक तो डिस्काउंट रेट में या फिर फ्री में उनकी जो परचेसिंग पावर है उसको देखते हुए हम उनको बुक्स जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो अगले सैटरडे संडे तक जो भी स्टूडेंट को बुक्स की जरूरत होगी, वो लक्ष्मण को इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, मराठी माध्यम, जो भी किताबें लग रही है। लेकिन और ये बीच बीच में लेक्चर जब भी कंटिन्यू रहेगा, तो बीच बीच में ये इंस्ट्रक्शन देते रहना। ठीक है, हम कम से कम 8-10 हज़ार की किताबें खरीद के बच्चों को दे सकते हैं अपने तरफ से, केसेस की तरफ से। सर अब फिर लेक्चर शुरू कीजिए। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। ओके 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 ओके, ठीक है सर। लक्ष्मण जी शुरू करें? जी सर। पहला पर्यावरण का ही रहेगा ना सर अपना?
हाँ हाँ हाँ, पर्यावरण का ही रहेगा पहले। ओके। अगली बार से सर ने सुझाव दिया था कि पहले संविधान का कर लिया जाए, पर अपना डिस्कस नहीं हो पाया था, तो अगली बार से कर सकते हैं, पहला संविधान का और जी। उसके बाद पर्यावरण का। ओके। दोनों लेना है, जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आज आदरणीय अजय खरडे सर ने कहा कि किसी स्टूडेंट को जो वंचित हैं, जो परचेजिंग पावर नहीं है, जिनकी किताबों की सूची लक्ष्मण जी को उपलब्ध कराई जाए। ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ बुक सबसे अच्छी मित्र होती हैं, और जिन विद्यार्थियों के पास अभाव है, जो परचेजिंग नहीं कर सकते किताबों की, तो वो लक्ष्मण जी को एक अपनी पसंद की कोई भी किताब की सूची उपलब्ध कराएं, चाहे वो हिंदी मीडियम की हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, चाहे मराठी माध्यम की हो। बहुत अच्छा प्रयास है और मतलब ऐसा प्रयास सर कर रहे हैं, इसकी हमें बड़ी खुशी होती है। चलिए, अब दूसरा मेरी जो बात है विद्यार्थियों के लिए है, वो बात ये है कि हम पराजित क्यों होते हैं, हम हारते क्यों हैं। इस पर मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका लूंगा। कई हम जैसे कि सफल क्यों नहीं हो पाते, कभी हम पूछते हैं हम असफल क्यों हो गए, तो उसमें से बहुत कारण होते हैं असफल होने के। एक महत्वपूर्ण कारण एक और है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। असफल होने का कारण ये है कि हम आखिरी तक लड़े नहीं। आखिरी तक लड़े नहीं मतलब हम अपना कॉन्फिडेंस इतना लूज कर देते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम सफल ही नहीं हो पाएंगे। उदाहरण के रूप में, जब मैंने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पढ़ाना शुरू किया, और आज लगभग मेरी, मुझे लगता है कि 15 से 20 क्लासेस हो चुकी हैं, 1 या 2 स्टूडेंट को छोड़कर मैं ये महसूस करता हूँ कि हर बार कोई नया स्टूडेंट मुझे दिखता है, पुराना स्टूडेंट गायब हो जाता है, फिर एक लेक्चर के बाद पुराना स्टूडेंट फिर आ जाता है, फिर दूसरी बार फिर गायब हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम कंटिन्यूअस, हम एक निरंतरता नहीं बनाए रखते हैं, और हमारे दिमाग में कई प्रकार की बातें चलती हैं। एक बात तो ये चलती है कि भाई हम यहाँ इस कोचिंग से या इस संस्थान से अच्छा दूसरा संस्थान में पढ़ लेंगे। बेशक पढ़ लेंगे आप, और अच्छी बात है, पढ़ लीजिए। कहीं भी आप जाएं, आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कंटिन्यूअस निरंतरता बनाए रखनी होगी। आपको आखिरी तक साथ देना होगा। पहले लेक्चर से लेकर आखिरी लेक्चर तक आपको सुनना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप निश्चित मान के चलिए कि कहीं आप में ये बहुत बड़ी कमी है कि आप आखिरी तक लड़ नहीं सकते। किसी भी एग्जाम में विजयी होने के लिए हमें आखिरी तक प्रयास करना होता है। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी देखता हूँ 1 या 2 स्टूडेंट से शुरू से लेके अभी तक जुड़े हुए हैं। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया जो भी जुड़े हैं वो निरंतरता बनाए रखें। निरंतरता बनाए रखेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होना है। परंतु मैं इतना कह रहा हूँ कि मैंने जब इकोलॉजी इकोसिस्टम शुरू किया तो मैं उसे आखिरी तक इस प्लेटफॉर्म पर ले जाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं इकोलॉजी इकोसिस्टम का आखिरी लेक्चर दे रहा हूँगा। आप लोग किसे धोखा दे रहे हो? आप लोग स्वयं को धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। आप समझिए, अजय खरडे साहब ने अभी कहा कि गरीब बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी, वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। कितना बड़ा प्रयास है उनका। प्लेटफॉर्म जो है वो कितना, इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी वो समय निकालते हैं और कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं और हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। परंतु
मैं मानता हूँ गरीबी हो सकती है, परंतु मैं ये नहीं मानता कि निरंतरता बनाए रखने के लिए गरीबी बीच में आ सकती है। ये बिल्कुल गलत बात है। सभी के लिए समान समय दिया गया है, 24 घंटे सभी के पास हैं, और सभी लोग अपने 24 घंटे का प्रयोग कैसे करते हैं इस पर सफलता निर्भर करती है। मैं ये कह रहा हूँ, यदि आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी को यदि मुझे सुन भर लिया और उससे मेरे नोट्स बना लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इकोलॉजी इन्वायरमेंट में से 15 से 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप 17 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे। हो सकता है कि इनडायरेक्ट ना हो सकता है डायरेक्ट ना हो, पर अप्रत्यक्ष रूप से हो। इकोलॉजी की आपकी समझ ऐसी विकसित हो जाए कि आप कई क्वेश्चन को तो चुटकियों भर में कर लोगे। उम्मीद है आप निरंतरता बनाए रखेंगे। अगर आपने निरंतरता बनाए रखने की क्षमता अपने आप में बना ली तो ये बहुत बड़ी क्षमता होती है और आपसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपने निरंतरता नहीं बनाई तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितने भी अच्छे टीचर हों, चाहे अजय खरडे साहब आपको पढ़ाने लगे, चाहे वो हर प्रकार से आपकी मदद करने लगे, अगर आपने कंटिन्यूस नहीं बनाई है तो आप सफल नहीं हो सकेंगे। चलिए, उम्मीद है अब आप लोग निरंतरता के साथ अध्ययन करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लक्ष्मण जी पीपीटी लगाइए। जी सर। देखिए, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये लेक्चर 5 पढ़ रहे हैं। टोटल मैंने आपको कहा कि पर्यावरण में 11 लेक्चर होंगे। अभी हम 5वें लेक्चर की तरफ हैं। 5वें लेक्चर का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं और पिछले संडे को लेक्चर 5 हुआ था। लेक्चर 5 का सिलेबस जो पिछले बार मैंने अवगत कराया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि लेक्चर 5 का सिलेबस क्या है। लेक्चर 5 का जो नाम रखा है वो है जैव विविधता एवं हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी एंड हॉटस्पॉट। अब जैव विविधता में हमें क्या पढ़ना है? जैव विविधता में हमें जैव विविधता का परिचय पढ़ना है, जैव विविधता का महत्व पढ़ना है और जैव विविधता के लिए खतरे क्या है, हमें इसको पढ़ना है। हमने जो अभी तक पढ़ा है वो जैव विविधता का परिचय या संकल्पना हम पढ़ चुके हैं, जैव विविधता का महत्व हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट में। आज हम जैव विविधता के खतरों से शुरू करेंगे। इसके साथ ही हमें मेगा डाइवर्स कंट्री को पढ़ना है, हमें हॉट स्पॉट को पढ़ना है, हमें हॉट स्पॉट को पढ़ना है और हमें इसके साथ एक पॉइंट और पढ़ना है, विशिष्ट प्रजातियां, जैसे की स्टोन प्रजाति क्या होती है, अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है और फाउंडेशन प्रजाति क्या होती है। इनके साथ भी हम कुछ दूसरी प्रजातियों को भी पढ़ेंगे, परंतु ये इम्पोर्टेंट प्रजातियां हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता का टर्म जो दिया है, संकल्पना दी है, वाल्टर जी रोसन द्वारा दी गई है। मैंने ये भी बताया था कि जैव विविधता को लोकप्रिय जिसने बनाया वो E.O. विल्सन साहब हैं और जैव विविधता दिवस जब 22 मई को मनाया जाता है। हम ये जान चुके हैं। पिछली बार हमने आपको एक होमवर्क दिया था और आप इस होमवर्क से अवगत भी होंगे। हमने जैव विविधता का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में आपसे एक लेख लिखने को कहा था। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि किसी भी स्टूडेंट को इस लेख को लिखने के लिए समय नहीं मिल पाया होगा। वो अपने व्यस्तम समय में से शायद इसको लेख लिखने को नहीं निकाल पाए होंगे। इसलिए फिर से मैं आपसे कहूँगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं
आप सिर्फ इसको लेख को लिखें। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने लेख लिखा है। हाँ, आप बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लेख लिखा है तो आप इस लेख को ग्रुप पर डालें, लक्ष्मण जी के नंबर पर सेंड करें या अजय खेडे सर के नंबर पर सेंड करें या मेरे नंबर पर सेंड करें। उस लेख को हम पढ़ेंगे और हम उसकी मार्किंग करेंगे। चलिए, अब हम आते हैं। लक्ष्मण जी पीपीटी 6 लगाइए, अगली पीपीटी यही वाली। जैव विविधता के ह्रास के कारण या खतरे या जैव विविधता को ह्रास किन कारणों से हो रहा है? थ्रेट, THRET, थ्रेट कहते हैं। अब जैव विविधता के ह्रास के दो कारण होते हैं, एक तो मानवीय कारण होता है, एक प्राकृतिक कारण होता है। मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी, भूकंप जैसी गतिविधियां होती हैं, और मानवीय कारणों में कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मानवीय कारण क्या है? पहला कारण लिखा है आवासों का विनाश, दूसरा कारण लिखा है आवासों का विखंडन, तीसरा कारण लिखा है आवासों का प्रदूषण, चौथा कारण लिखा है अति दोहन, ओवर एक्सप्लोटेशन, पांचवा लिखा है जलवायु परिवर्तन, छठवां बीमारी और सातवां विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। देखिए, ये तीन कारण जो ऊपर के हैं, आवासों का विनाश, आवासों का विखंडन, आवासों का प्रदूषण, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल की जमीन का दोहन कर रहा है। वह कृषि योग्य भूमि को बढ़ाने के लिए जंगल को काट रहा है। इसके कारण जंगलों का जो क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। जंगलों का क्षेत्रफल कम होने से वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं के जो आवास हैं, घर हैं, उनका विनाश हो रहा है। आवासों का विखंडन हो रहा है, और इसके साथ ही वह जंगल जब कृषि भूमि में तब्दील हो जाएगा या हम उस कृषि भूमि पर हम अपने घर बना लेंगे, तो वहां पर जंतुओं का विखंडन होगा, आवासों का विनाश होगा, और जब घर होंगे, संसाधन बढ़ेंगे, तो वहां पर प्रदूषण की समस्या आएगी। अगला है अति दोहन। अति दोहन में भी यही है, जब हम उनके जब जंगलों का अति दोहन करेंगे, जब विविधता जो बहुत ज्यादा है वहां पर कम हो जाएगी, और इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जब पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी तो कई पशु पक्षी झुलस जाएंगे। मानव तो एसी लगा लेता है और उसमें रह लेता है, पर एसी की गर्मी हमारी जो जलवायु है, हमारे जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको सहन करनी होती है। बीमारी, कई जीव जंतु, कई पेड़ पौधे किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उससे भी जैव विविधता का ह्रास होता है। और अगला है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। कई विदेशी प्रजातियां हैं जो देसी प्रजातियों के साथ आ जाती हैं। ये विदेशी प्रजातियां देसी प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा पैदा कर देती हैं, और उसके कारण हमारे यहाँ की जैव विविधता का भी ह्रास होता है। मैंने जैव विविधता के ह्रास के कारण या खतरे, थ्रेट को मोटे मोटे रूप में बता दिया है। क्वेश्चन जब यूपीएससी में पूछा जाएगा या एमपीपी या स्टेट पीएससी में, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, आपको उस ऑप्शन को टिक करना है। मैं ये चाहूंगा कि जैव विविधता के ह्रास के कारण या खतरे का आप एक लेख लिखें। आप लेख में मैंने ये मोटे मोटे पॉइंट बता दिए हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दिया है। आप उनके बारे में और अधिक अच्छे से इस लेख के माध्यम से आप मुझे बताइएगा, और बताइएगा कि सर हमने ये लेख लिखा है। ग्रुप में डालिएगा, मुझे डालिएगा, खड़े सर को डालें या लक्ष्मण जी को डालें, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। इसको लक्ष्मण जी आगे बढ़ाइए पीपीटी को। देखिए, अब हम पढ़ेंगे की स्टोन प्रजाति या की स्टोन स्पीसीज।
क्या है कीस्टोन स्पीसीज, इसको देखेंगे। देखिए मैंने इसके बारे में लिखा है कि कीस्टोन प्रजाति पारितंत्र के लिए वही महत्व रखती है जो चाबी ताले के लिए रखती है। इन प्रजातियों के अभाव में वहां का इकोसिस्टम भिन्न भिन्न हो जाएगा। कीस्टोन प्रजाति, कीस्टोन स्पीसीज पारितंत्र के लिए वही महत्व रखती है जो चाबी ताले के लिए। इन प्रजातियों के अभाव में वहां का इकोसिस्टम भिन्न भिन्न हो जाएगा। अब मैंने आपको कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है महासागरों के लिए शार्क, वाइसन भैंसा सी ऑटर, वाइसन भैंसा सी ऑटर, लेपर्ड, ये कीस्टोन प्रजाति के प्रमुख उदाहरण हैं। कीस्टोन प्रजाति के प्रमुख उदाहरण हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि कीस्टोन प्रजाति के कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएंगे और आप बताएंगे कि किसी परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति कितनी आवश्यक है। विभिन्न पीएससीज में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कीस्टोन स्पीसीज है, तो आपको ये एग्जाम्पल्स में से कोई एग्जाम्पल का चयन करना होगा। आप समझ गए होंगे कि कीस्टोन प्रजातियां। चलिए अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। चलिए, सूचक प्रजातियां, इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं सूचक प्रजातियां। सूचक प्रजाति के बारे में हम समझते हैं, यदि पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होती है, अर्थात पर्यावरण के परिवर्तन को सूचित करती हैं। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ जो इंडिकेटर प्रजातियां हैं वो हमें ये बता दें कि भाई अब पर्यावरण में अनबैलेंस हो रहा है और डिस्टरबेंस उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं होता है। कैसे पता चलता है, कैसे इंडिकेट होता है कि अब पर्यावरण में दिक्कत है, तो ऐसे इंडिकेट होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई प्रजाति बड़ी संख्या में पाई जाती है, तो वहां पर एक तरह से हम ये कहेंगे कि जब सामान्य स्थिति ना होते हुए भगदड़ की स्थिति होती है, डिस्टरबेंस की स्थिति होती है। यदि मान लीजिए मछलियां अगर किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं और उस क्षेत्र में एकदम से डिस्टरबेंस शुरू हो जाए, एकदम तेजी से गति करने लगे हैं और पानी वहां का थोड़ा सा गंदा टाइप का हो जाए, तो वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है। उसी को इंडिकेटर प्रजाति कहते हैं। इंडिकेटर प्रजाति के उदाहरण हैं लाइकेन, कोरल और फिशेस। परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए इंडिकेटर प्रजाति की, तो आप कहेंगे यदि पर्यावरण में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के प्रति यह अति संवेदनशील होते हैं, अर्थात पर्यावरण के परिवर्तन को सूचित करते हैं। एग्जाम्पल है लाइकेन, कोरल, फिशेस। ये हो गई सूचक प्रजाति, इंडिकेटर प्रजाति। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है, हम उसको समझते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति मैं पहले पढ़ता हूं क्या लिखा है, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। अम्ब्रेला प्रजाति पारितंत्र में अपने से छोटी प्रजाति को संरक्षित रखने का कार्य करती है। जैसे पारितंत्र इकोसिस्टम में कोई बड़ी प्रजाति है, वह अपने से छोटी प्रजाति को संरक्षित रखने का कार्य करती है, उसको अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। जैसे हम छाते में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ यदि हमारा बच्चा जाता है जो कि हमसे छोटा होता है, तो यह बच्चा अम्ब्रेला स्पीसीज हो गया।
ठीक है, संरक्षित रखने का कार्य करती हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, आमू टाइगर, दूसरा एग्जाम्पल है ग्रिजल बियर, तीसरा एग्जाम्पल है नॉर्दर्न स्पॉटेड ऑयल। नोट करके लिखा है, छतरी और कीस्टोन प्रजाति में लगभग समानता होती है। अगर आप कीस्टोन प्रजाति और अम्ब्रेला प्रजाति में लगभग समानता पाई जाती है, परंतु इनके एग्जाम्पल्स हैं और इनकी परिभाषा में थोड़ी विषमता है जो हमने समझी है। अगली प्रजाति की तरफ हम बढ़ेंगे। लक्ष्मण जी इसको थोड़ा ऊपर कीजिए बस। अगली प्रजाति है फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज जो होती है किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान होती है। फ्लैगशिप स्पीसीज किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान होती है। इसका जैसे एग्जाम्पल है बंगाल टाइगर, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। मतलब जो बंगाल टाइगर है वो वेस्ट बंगाल की विशेषता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं पाया जाता, तो ये वहाँ की फ्लैगशिप स्पीसीज हो गई। दूसरा है सवाना एलिफेंट, मतलब सवाना हाथी सवाना में ही पाया जाता है, तो ये वहाँ की एक विशेषता हो गई। उस विशेषता को हम फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं, अर्थात किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान। एग्जाम्पल है बंगाल टाइगर, वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा, सवाना एलिफेंट सवाना में मिलेगा। चलिए अगली पीपीटी लगाएं, बढ़ाएं। हाँ, अगला है एंडेमिक स्पीसीज, मतलब स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति किसे कहते हैं? विशेष रूप से निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति स्थानिक प्रजाति कहलाती है। अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही वह प्रजाति पाई जाती हो तो हम उसे स्थानिक प्रजाति कहते हैं। एग्जाम्पल है ड्यूरियन वृक्ष। ड्यूरियन वृक्ष पश्चिमी घाट पर ही पाया जाता है, इसलिए ड्यूरियन वृक्ष पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति हो गई। चलिए अगली प्रजाति हम की बात करते हैं, 5वें नंबर की फाउंडेशन स्पीसीज, आधारशिला प्रजाति। ऐसी प्रजाति या जीव जो दूसरों के लिए आश्रय या आधार का काम करें उनको फाउंडेशन स्पीसीज, आधारशिला प्रजाति कहते हैं। आधारशिला प्रजाति किसे कहते हैं? ऐसी प्रजाति या जीव जो दूसरों के लिए आश्रय या आधार का काम करते हैं उनको हम फाउंडेशन स्पीसीज या आधारशिला प्रजाति कहते हैं। एग्जाम्पल है कोरल रीफ पर विविध प्रकार के जीव व मछलियां आकर विश्राम करते हैं, तो कोरल रीफ को फाउंडेशन स्पीसीज बोला जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आई होंगी। मैंने 5 स्पीसीज की चर्चा की है। पहला स्पीसीज की स्टोन प्रजाति की चर्चा की है। दूसरी जो मैंने चर्चा की है आपसे की स्टोन प्रजाति के बाद जो चर्चा हुई है मेरी, वो आपसे हुई है इंडिकेटर प्रजाति की, किसे कहते हैं इंडिकेटर प्रजाति। तीसरा अम्ब्रेला स्पीसीज की चर्चा हुई है। चौथा फ्लैगशिप स्पीसीज की चर्चा हुई है और फिर एंडेमिक स्पीसीज की चर्चा हुई है और 5वां फाउंडेशन स्पीसीज, आधारशिला प्रजाति की चर्चा हुई है। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद मैं इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे करूंगा, कृपया ध्यान से इसको समझें। चलिए अब हम पढ़ते हैं हॉट स्पॉट। आपने कई बार नाम सुना होगा हॉट स्पॉट, तो जब नाम सुना है तो हम इसको बारीकी से आज समझ भी लेते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है जैव विविधता के तप्त स्थल। हॉट स्पॉट को जैव विविधता के तप्त स्थल कहा जाता है। इसकी जो संकल्पना देने वाले जो विद्वान हैं वो नॉर्मन मायर्स है। इसको अंडरलाइन कीजिए, संकल्पना देने वाले विद्वान नॉर्मन मायर्स हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट क्यों कहते हैं
उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट के लिए 2 शर्तों पूरी करना आवश्यक होता है। हॉट स्पॉट किसी क्षेत्र को दर्जा तब मिलता है जब वह निम्न 2 शर्तें पूरी कर लेता है। पहली शर्त है, इस क्षेत्र में 1500 से अधिक, इस क्षेत्र में 1500 से अधिक, लक्ष्मण जी किसी की आवाज आ रही है, शायद उसे म्यूट कीजिए आप। हॉट स्पॉट के लिए दो शर्तें हैं। पहला है, इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, यानी वस्क्यूलर। और दूसरी, या पहली शर्त में यह जुड़ा है कि 0.5% ऑफ टोटल वस्क्यूलर प्लांट इन वर्ल्ड, या फिर 0.5% विश्व के वस्कुलर प्लांट वहां पर होने चाहिए। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि इन हॉट स्पॉट जैव विविधता के तप्त स्थल की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है कि 1500 से अधिक स्थानिक प्रजातियां, अभी हमने एंडेमिक स्पीसीज को पढ़ा। एंडेमिक स्पीसीज किसी क्षेत्र के विशेष रूप से निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति होती है, अर्थात वह स्थानीय प्रजाति कहते हैं। वहां पर 1500 से अधिक स्थानीय प्रजातियां या संवहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, अथवा विश्व की कुल स्थानिक प्रजातियों की 0.5% की संख्या उस क्षेत्र में होनी चाहिए। एक शर्त पूरी होती है। तो और दूसरी शर्त है कि इनके 70% प्राकृतिक आवास का विनाश हो चुका हो। प्राकृतिक आवास का विनाश हो चुका हो अर्थात जीवों का विनाश हो चुका हो, वहां पर रहने वाले जीवों का विनाश हो चुका हो, वहां पर रहने वाली वनस्पतियों का विनाश हो चुका हो। हॉट स्पॉट स्थल किसे कहते हैं? फिर से समझिए, हॉट स्पॉट स्थल की संकल्पना नॉर्मन मायर्स ने दी थी। हॉट स्पॉट के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है, इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, अर्थात सरल भाषा में कहें कि 1500 से अधिक एंडेमिक स्पीसीज के पेड़ पौधे होना चाहिए, या टोटल विश्व के स्थानिक प्रजातियों के 0.5% उस क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरा, ताकि 70% आवासों का विनाश हो चुका हो, अर्थात वहां पर रहने वाले जीवों के घर, वहां पर वनस्पतियों का 70% विनाश हो चुका हो। इसको हम हॉट स्पॉट जैव विविधता के तप्त स्थल बोलते हैं। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है। मैं भी जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको उत्तर देना होंगे। चलिए अगले उस पे आते हैं, अगली पीपीटी पर। अगली पीपीटी में ये है कि विश्व में टोटल कितने हॉट स्पॉट हैं। विश्व में कुल 35 हॉट स्पॉट हैं, मतलब पूरे विश्व में 35 हॉट स्पॉट विद्यमान हैं, जिसमें से भारत में 4 हैं। लक्ष्मण जी इसको अंडरलाइन कीजिए। विश्व में 35 हॉट स्पॉट हैं और जिसमें से भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लें कि विश्व के 35 हॉट स्पॉट में से भारत में 4 हॉट स्पॉट शामिल हैं। थोड़ा सा आगे कीजिए लक्ष्मण जी, पीपीटी को थोड़ा सा ऊपर कीजिए। पूरा जो नक्शा है भारत का पूरा लाइए उसका स्क्रीन पर। बस बस बस, धन्यवाद। देखिए, मैंने भारत का नक्शा बनाने की कोशिश की है, हालांकि अच्छे से नहीं बन पाया, पर आप इसे भारत मान लें। जो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं वो कहाँ कहाँ हैं, इस नक्शे पे मैंने वर्णन किया है। मैं नक्शे के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि भारत के 4 हॉट स्पॉट कहाँ पर हैं।
थोड़ा सा नीचे कीजिए, बस बस बस, थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कीजिए। भारत का नक्शा देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला एरिया, हिमालय वाला एरिया, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए लक्ष्मण जी, बस बस। देखिए, जो हिमालयन क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये वाला जो हिमालय रीजन, ये फर्स्ट हॉट स्पॉट है। मैंने पहला हॉट स्पॉट लिखा है, इसको आप मार्क कर सकें तो करिए लक्ष्मण जी। जो फर्स्ट हॉट स्पॉट है वो हिमालय रीजन है, और मैंने लाल कलर से आपको बताया है कि उसका क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, इसको हिमालय रीजन बोलते हैं, हिमालय क्षेत्र बोलते हैं। यह भारत का पहला हॉट स्पॉट है। दूसरा हॉट स्पॉट मैंने लिखा है दूसरे नंबर पर, इंडो बर्मा रीजन। इसको दूसरा हॉट स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पर जो भारत का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वाला एरिया, और इसके साथ ही म्यांमार पूरा एरिया, इसको बोलते हैं इंडो बर्मा रीजन हॉट स्पॉट। दूसरा हॉट स्पॉट यदि भारत में है तो है इंडो बर्मा रीजन हॉट स्पॉट। चलिए हम तीसरा क्षेत्र लेते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा मैप को ऊपर कीजिए। हाँ ठीक है, ऐसा भी चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। तीसरा जो हमारा हॉट स्पॉट है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका रीजन, मतलब हमारा जो पश्चिमी घाट से श्रीलंका तक हमारा तीसरा हॉट स्पॉट, भारत का तीसरा हॉट स्पॉट यहाँ पर स्थित है। बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी। अब हम आते हैं चौथा हॉट स्पॉट कहाँ पर है। थोड़ा इसको ऊपर कर दीजिए अब लक्ष्मण जी नक्शे को, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप नहीं दिख रहा। बस बस यही वाला, ये जो मैंने चौथा नंबर लिखा है उसको बोलते हैं सुंडालैंड के अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीप। सुंडालैंड के अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीप अर्थात हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस चौथे हॉट स्पॉट में शामिल है, जिसमें सुंडालैंड के अंतर्गत ग्रेट निकोबार। मेरे ख्याल से नक्शे के माध्यम से आप ये हॉट स्पॉट कहाँ कहाँ हैं आप ये समझ गए होंगे। मैं अब आपको यहाँ पर, देखिए सारी चीजें हम नहीं पढ़ा सकते, हमारी एक लिमिट होती है। कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इसमें होमवर्क ये दे रहे हैं कि जो हिमालय रीजन है, पहला जो हॉट स्पॉट है हिमालय रीजन का, उसमें कौन कौन से पेड़ पौधे जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन से जीव जंतु जो इम्पोर्टेंट हैं, आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। आप ये लिस्ट मतलब आप YouTube पर या फिर गूगल पर जाके आप हिमालय रीजन इम्पोर्टेंट प्लांट और जीव जंतु डालेंगे तो आपको एक अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी। तो उस लिस्ट में देख के आप ये पता लगा लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु, कौन कौन सी वनस्पतियां हैं। कई बार क्वेश्चन आए हैं कि हिमालय रीजन की कौन कौन से जीव जंतु और वनस्पतियां हैं। दूसरा, इंडो बर्मा रीजन की जो पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं जो इम्पोर्टेंट, आप गूगल पर जाके सर्च करके आप इनकी एक लिस्ट बना लेंगे। तीसरा, पश्चिमी घाट व श्रीलंका जो क्षेत्र है, इनकी भी आप गूगल पर जाके लिस्ट बनाएंगे। चौथा, सुंडालैंड की भी आप गूगल पर जाके लिस्ट बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हॉट स्पॉट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता के तप्त स्थल होते हैं। इसकी संकल्पना नॉर्मन वायर्स ने दी थी। हॉट स्पॉट किसी स्थान को तब मिलता है जब वह दो शर्तों को पूरा करता है। पहली शर्त होती है कि 1500 से अधिक स्थानिक प्रजातियां वहां पर हों या विश्व की कुल स्थानिक प्रजातियों का 0.5% वनस्पतियां वहां पाई जाती हैं। दूसरी शर्त है कि वहां 70% आवासों का विनाश हो गया हो। विश्व में कुल 35 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से भारत में 4 हैं। भारत में 4 जो हॉट स्पॉट हैं, पहला हिमालय रीजन का हॉट स्पॉट है,
दूसरा इंडो बर्मा रीजन का हॉट स्पॉट है, और तीसरा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका रीजन का हॉट स्पॉट है, और चौथा सुंडालैंड के अंतर्गत ग्रेट निकोबार भारत का हॉट स्पॉट है। अब हम आगे बढ़ते हैं पीपीटी 9 की तरफ। अभी हमने हॉट स्पॉट को पढ़ा और उसको हमने समझा। अब हम हॉट स्पॉट को पढ़ेंगे। हॉट स्पॉट और हॉट स्पॉट में अंतर ये है, हॉट HOT हॉट होता है, होप यानी HOPE होप होता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की, पहले हम इसको देखते हैं। इसकी संकल्पना दो, एक तो मिशन ब्लू एक NGO है, और दूसरा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। आप मान लें IUCN कोई संस्था है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। वहां पर जब हम IUCN को पढ़ाएंगे वहां हम विस्तृत रूप से इसको जानेंगे। मिशन ब्लू में एक प्रमुख जो साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर सेलिवा ब्लू। मिशन ब्लू में डॉक्टर सेलिवा ब्लू, ये उनका NGO है। इन दोनों ने, मिशन ब्लू और प्लस IUCN ने हॉप स्पॉट की संकल्पना प्रस्तुत की है। हॉप स्पॉट वर्तमान में 76 हॉप स्पॉट हैं पूरे विश्व में। पूरे विश्व में 76 हॉप स्पॉट है। अब हॉप स्पॉट होता क्या है, देखिए। हॉप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति और जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका संरक्षण किया जाता है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि हॉप स्पॉट किसे कहते हैं। हॉप स्पॉट सागर का वह क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति और जीवों हेतु पानी के नीचे उनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उनका संरक्षण किया जाता है, यानी इनको हॉप स्पॉट बोलते हैं। भारत में हॉप स्पॉट 2 हैं। पूछा जाएगा भारत में हॉप स्पॉट कितने हैं, तो भारत में 2 हॉप स्पॉट हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। यानी विश्व के कुल 76 हॉट स्पॉट में भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। अब यहाँ देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक विशेषता ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के हॉट स्पॉट में भी शामिल है और हॉट स्पॉट में भी शामिल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा स्थल है जो भारत के हॉट मतलब विश्व के 35 हॉट स्पॉट में से एक है और विश्व के 76 हॉट स्पॉट में से एक है, और वह स्थल भारत में है। तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप मेरे ख्याल से आप हॉट स्पॉट भी समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कीजिए यहीं से। अब हम आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं महाविविधता के देश, मेगा डाइवर्स कंट्री। महाविविधता के देश, मेगा डाइवर्स कंट्री। अब पूछा जाए कि संकल्पना किसने दी, तो संकल्पना कंजर्वेशन इंटरनेशनल। जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है वह अंतरराष्ट्रीय NGO है। मैंने लिखा है INGO। इसका फुल फॉर्म होता है I से इंटरनेशनल, N से होता है नॉन और G से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अगर आपसे पूछा जाए कि मेगा डाइवर्स कंट्री की संकल्पना किसने दी, तो आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय NGO कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने मेगा डाइवर्स कंट्री की संकल्पना दी। किसी देश को मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है तो उसके लिए उसे 2 शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। शर्तें क्या क्या हैं?
पहली शर्त है कि कम से कम 5000 स्थानिक पौधों की प्रजातियां उस क्षेत्र में हों। देखिए, हॉट स्पॉट में शर्त क्या थी कि कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां हो वहां पर, और मेगा डाइवर्स कंट्री बनने के लिए शर्त है कि कम से कम 5000 स्थानिक पौधों की प्रजातियां हो। दूसरी शर्त है एक सागरीय पारितंत्र हो, अर्थात वह क्षेत्र सागर से लगता हो, और दूसरा उस पूरे देश में 5000 स्थानिक पौधों की प्रजातियां हों। उस विश्व में 17 ऐसे देश हैं जो मेगा डाइवर्स कंट्री के तहत आते हैं। अगर पूछा जाए कि कितने मेगा डाइवर्स कंट्री वाले क्षेत्र हैं, तो आप बताएंगे कि 17 देश ऐसे हैं जो मेगा डाइवर्स कंट्री वाले क्षेत्र हैं। उन 17 देशों की सूची, अगली पीपीटी लगाइए लक्ष्मण जी। उन 17 देशों की सूची इस प्रकार है जो मैं आपको बना रहा हूं। पहला है ब्राजील, पहला मेगा डाइवर्स कंट्री है ब्राजील। दूसरा है वेनेजुएला, तीसरा है कोलंबिया, चौथा है पेरू, पांचवा है इक्वेडोर, छठवां है दक्षिण अफ्रीका, सातवां है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, आठवां है फिलीपींस, नौवां है यूएसए, 10वां है मैक्सिको, 11वां है भारत। देखिए, भारत को 11वें नंबर पर रखा गया है। इसको गोल बना दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, इससे स्टूडेंट को काफी समय तक ध्यान रहे कि भारत 11वें नंबर पर है। 12वें नंबर पर है इंडोनेशिया, 13वें नंबर पर है मलेशिया, चौथे नंबर पर है चीन, 15वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 16वें नंबर पर है पापुआ न्यू गिनी, और 17वें नंबर पर है मेडागास्कर। अभी हम मेगा डाइवर्स कंट्री पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया मेगा डाइवर्स जो कंट्री हैं वो विश्व में 17 हैं, और 17 कंट्रियों की मैंने सूची दी है जिसमें भारत भी शामिल है। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा देश मेगा डाइवर्स कंट्री नहीं है, तो आपको बताना होगा कि 4 दिए रहेंगे, 3 होंगे, 1 नहीं होगा, तो आप बता दीजिए। 17 यदि आपको याद रहेंगे तो आप बता दोगे। मेगा डाइवर्स कंट्री की संकल्पना किसने दी? कंजर्वेटिव इंटरनेशनल, एक जो इंटरनेशनल एनजीओ है उसने दी। मेगा डाइवर्स कंट्री के लिए क्या शर्त होती है? 2 शर्त होती हैं। कम से कम 5000 स्थानिक प्रजाति के पौधे हों, और वह एक सागरीय परितंत्र है। विश्व में 17 देश हैं जो मेगा डाइवर्स कंट्री। आज का लेक्चर यहाँ पर हम इसको खत्म करेंगे, और इसके साथ ही लेक्चर 5 भी समाप्त होगा, और अगली क्लास में हम लेक्चर 5 के अब तक यूपीएससी या विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, वो अगले संडे से। अब मैंने आज जो पढ़ाया उसको संक्षिप्त में मैं एक बार और बता देता हूँ, जिससे कि मैंने जैव विविधता के ह्रास के कारण, अगली पीपीटी, जैव विविधता के जो ह्रास हैं उनसे मैंने शुरू किया था। जैव विविधता का ह्रास आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको समझ रहे होंगे। एक बार और मैं पढ़ता चलता हूँ। आवासों का विनाश, आवासों का विखंडन, आवासों का प्रदूषण, अति दोहन, जलवायु परिवर्तन, बीमारी, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। फिर मैंने आपको की स्टोन स्पीसीज के बारे में बताया। की स्टोन स्पीसीज को मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। फिर मैंने आपको इंडिकेटर स्पीसीज, सूचक प्रजाति के बारे में बताया। सूचक प्रजाति के बारे में भी मैंने आपको, जैसे लाइकेन, कोरल, फिशेस को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया। फिर हम अम्ब्रेला के बारे में समझे। अम्ब्रेला स्पीसीज के विभिन्न एग्जाम्पल को मैंने लिया। साथ में मैंने ये कहा कि कीस्टोन और अम्ब्रेला स्पीसीज लगभग समानता पाई जाती है। फिर हम फ्लैगशिप स्पीसीज पर आए, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, कि किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है।
इसके हमने एग्जाम्पल बताए, उन एग्जाम्पलों के माध्यम से हमने इसको समझा। फिर हम एंडेमिक स्पीसीज पर आए। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है हमने उसको समझा, हमने उसके जो उदाहरण थे उसको समझा। फिर हम फाउंडेशन स्पीसीज पर आए। आधारशिला फाउंडेशन स्पीसीज किसे कहते हैं और फाउंडेशन स्पीसीज को एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझाया। हम आए हॉट स्पॉट पर। हॉट स्पॉट में संकल्पना किसने दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी मैं कुछ देर बाद आपसे यह क्वेश्चन पूछूंगा कि संकल्पना किसने दी। हॉट स्पॉट के लिए दो शर्तें कौन कौन सी हैं, स्क्रीन पर है। पहली शर्त 1500 स्थानिक प्रजाति या फिर 0.05 टोटल विश्व की पेड़ों में से 0.5% वहां पर है। दूसरी है 70% आवासों का विनाश हो गया है। फिर हमने देखा कि भारत में, विश्व में 35 हॉट स्पॉट हैं, भारत में 4 हैं। फिर हमने भारत के नक्शे के आधार पर ये समझने की कोशिश की कि भारत में जो 4 हॉट स्पॉट हैं वो कहाँ कहाँ हैं। पहला हॉट स्पॉट हिमालयन रीजन, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका क्षेत्र, चौथा ग्रेट निकोबार। फिर हम उसके बाद हॉट स्पॉट पर आए। हॉट स्पॉट की संकल्पना दो एनजीओ द्वारा दी गई। पहला है मिशन ब्लू और IUCN। मिशन ब्लू में डॉक्टर शूलिया ब्लू महत्वपूर्ण है। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट का संबंध सागर के क्षेत्र से होता है। वहां पर वहां सागर में जो प्रजातियां रहती हैं उनके संरक्षण से संबंधित है। भारत में टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं, आपने पढ़ा 76 हैं। भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की विशेषता यह है कि वह भारत का हॉट स्पॉट भी है। फिर हम आए महाविविधता के देश, मेगा डाइवर्स कंट्री। मेगा डाइवर्स कंट्री की संकल्पना जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल एनजीओ है उसने दी। मेगा डाइवर्स कंट्री के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहला है कम से कम 5000 स्थानिक पौधों की प्रजातियां हों और एक सागरीय पारिस्थितिक हो। विश्व में कुल 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है जिसमें से भारत भी एक है। चलिए लक्ष्मण जी, अब पीपीटी को हटा दीजिए। बस मैं आपसे 10 क्वेश्चंस करूंगा और आप लोग तैयार रहिएगा फटाफट आंसर देने के लिए। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, महासागरों में यदि शार्क गायब हो जाए तो वह किस स्पीशीज का उदाहरण है। किस स्पीशीज, महासागरों में शार्क यदि गायब हो जाए तो वो किस स्पीशीज का उदाहरण है। कि एग्जाम्पल मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि स्टोन प्रजाति, इंडिकेटर प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति या फ्लैक्स प्रजाति। इंडिकेटर प्रजाति सर। नहीं, महासागरों से यदि शार्क गायब हो जाए तो वो की स्टोन प्रजाति का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, बंगाल टाइगर किस प्रजाति का उदाहरण है। बंगाल टाइगर जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, फ्लैगशिप स्पीशीज, बहुत बढ़िया। अगला है डिओरियन वृक्ष किस प्रजाति का उदाहरण है, जो पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। डिओरियन वृक्ष एंडेमिक प्रजाति का उदाहरण, बहुत बढ़िया, एंडेमिक। आप ये बताइए हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी। नॉर्मन मार्मस। हॉट स्पॉट के लिए 2 शर्तें कौन कौन सी हैं। 1500 से ज्यादा स्थानिक सवनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया। और 70% प्राकृतिक आवास का विनाश हो चुका हो।
बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर प्रज्ञान गायकवाड़। पूनम गायकवाड़, बहुत बढ़िया। अब गायकवाड़ जी, अगला आप नहीं बताएंगे, कोई दूसरा बताएगा। जी ठीक है, सर, जी फिर सर। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 76। विश्व में हॉट स्पॉट की संख्या 35 है कि 76 है, कितनी है बताइए? 35। 35। बहुत बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका, जिन्होंने इसका आंसर बताया? चलो, 35 हॉट स्पॉट हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 4। 4। चार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4 हॉट स्पॉट हैं। भारत के 4 हॉट स्पॉट के नाम बताइए। गायकवाड़ जी आप भी बता सकते हैं, तो कोई बात नहीं। भारत के, बहुत बढ़िया, किरण खड़े जी ने हिमालय बताया 4 रीजन। हॉट स्पॉट हैं। हिमालय रीजन, हाँ है, इंडो ठीक वर्मा है। रीजन, एक हॉट स्पॉट, दूसरा इंडो इंडो वर्मा वर्मा रीजन, दूसरा रीजन, हॉट स्पॉट, तीसरा। वेस्टर्न हाँ, घाट एंड इंडो वर्मा श्रीलंका। हो गया, 2 हो गए। बहुत बढ़िया। तीसरा हॉट स्पॉट, चौथा हॉट स्पॉट सुंदालिंड। टुंडालैंड के अंतर्गत भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? सागर हॉट के स्पॉट, सर, सागर का वह क्षेत्र जहां महत्वपूर्ण समुद्र वनस्पति और जीवों हेतु पानी के नीचे उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ये तो मतलब आपके पास क्या पीपीटी है क्या मेरी? नहीं सर, मैं तो नोट्स जो, नोट्स बनाया हूँ। अच्छा, नोट तुरंत बना लेते हो क्या? हाँ सर। बहुत बढ़िया। पर जब आप इसको समझाओगे तो आप इस तरह से समझाओगे कि हॉट स्पॉट सागरीय पारितंत्र का एक हिस्सा होता है। उसमें, उस सागरीय पारितंत्र में पाए जाने वाले जीव और जो वनस्पतियों की प्रजातियों की जहाँ संरक्षण किया जाता है, उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। ओके ये तो सर। क्या है, किताबी परिभाषा हो गई जो मैंने लिखी है, और हालांकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। परंतु अगर आप इस तरह से समझेंगे, सागरीय पारितंत्र है, सागर के अंतर्गत जो प्रजातियां हैं, जीव जंतु वनस्पतियां, उनके संरक्षण दिया जाता है, उनको हॉट स्पॉट कहते हैं। तो काफी समय तक आपको मस्तिष्क में ध्यान रहेगा। यस सर। चलिए, हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी? हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी? मिशन ब्लू, उसमें से अपने हाँ, डॉक्टर सिल्वा ब्लू और IUCN हाँ, ने दी सर। बहुत बढ़िया। भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? 76। नहीं, भारत में, ये तो भारत में टू विश्व में है। 2 टू 2 है। टू भारत भारत में में 2। 2 है। अच्छा, 2 के नाम बताइए। अंडमान निकोबार बेटे, और लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप। बहुत बढ़िया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या विशेषता है? मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह हॉट स्पॉट होने के साथ साथ एक और स्पॉट है, क्या उस स्पॉट का नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। मतलब अंडमान निकोबार हॉट स्पॉट भी है और हॉट स्पॉट भी है। हॉट स्पॉट भी है। ठीक है, मतलब विश्व के 35 हॉट स्पॉट में से एक अंडमान निकोबार भी है, और दूसरा विश्व के 76 हॉट स्पॉट में से एक हॉट स्पॉट अंडमान निकोबार भी है। मतलब हॉट स्पॉट भी है और हॉट स्पॉट भी है। ठीक है, अगला बताइए कि मेगा डाइवर्स कंट्री की संकल्पना किसने दी? मेगा डाइवर्स कंट्री। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, बहुत INGO। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, मेगा डाइवर्स कंट्री बनने के लिए
दो शर्तें हैं। अब मैं शर्त बोलूंगा, आपको ये बताना है ये शर्त सही है कि नहीं। ठीक है। पहली शर्त ये है कि कोई भी कंट्री मेगा डाइवर्स कंट्री तब बनेगी जब वहां पर 3500 स्थानिक पौधों की प्रजातियां हो। बात सही है कि गलत? गलत। 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 गलत सर। सही क्या है? सही क्या है? 5000। 5000। बहुत बढ़िया। दूसरी शर्त मैं पढ़ रहा हूं, अब आपको बताना है सही है कि गलत। मेगा डाइवर्स कंट्री के लिए स्थलीय पारितंत्र आवश्यक होता है। सही बात है कि गलत? सही। गलत। सागरीय परितंत्र। सही। सागरीय हरितंत्र। चलिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेगा डाइवर्स कंट्री विश्व में 36 हैं। सही है कि गलत? गलत। गलत। तो कितनी है? 35। 30? 17। हाँ। 17। 17। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूं कि भारत मेगा डाइवर्स कंट्री नहीं है। गलत है कि सही? गलत। 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 तो भारत है। हो। हाँ। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक कथन कह रहा हूं कि भारत हॉट स्पॉट में भी शामिल है, भारत हॉट स्पॉट में भी शामिल है, और भारत मेगा डाइवर्स कंट्री में भी शामिल है। क्या बात सही है कि गलत? सही है। सही है। बहुत बढ़िया। मतलब आप जितने लोग कर रहे हैं, मैं इसलिए क्वेश्चन सेशन जो है ना, जब ये पूरा लेक्चर हो जाएगा उसके अगली बार कराऊंगा, और ये इस लेक्चर के जो यूपीएससी या पीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं अगले संडे को कराऊंगा। मैंने सोचा है कि रिवीजन आपका मुखाग्र कर दिया करूं तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। अब कोई क्वेश्चन या कहीं कोई दुविधा हो वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट। लक्ष्मण जी, किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। कृपया विद्यार्थियों से विनंती है कि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है इस लेक्चर के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो। चलिए, मुझे लगता है कि कोई दुविधा नहीं है। या तो स्टूडेंट को सब समझ में आ गया, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, तभी दुविधा नहीं होती। बंद करें।